उनका उद्देश्य था, जैसे मैं बात करूं स्वर्ग सदन के स्थापन की और उसकी, तो जब हम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़कों पर ऐसे लोगों को देखते थे जो कि दयनीय स्थिति में पड़े हुए हैं, घूम रहे हैं, कचरे में से खाना खा रहे हैं, तो लोग उनको खाना भी दे रहे हैं, लोग उनको पैसे भी दे रहे हैं, अगर वो निर्वस्त्र है तो लोग उनको कपड़े भी दे रहे हैं, पहना देते हैं। मगर हम एक चीज़ और भी देख रहे थे कि लोग उनसे बात नहीं कर रहे, लोग सब काम दूर से कर रहे हैं कि कई लोग है ना कि मैं शादी नहीं करूँगा, नंबर गुदे हुए। अच्छा, अभी आप देखिए तो ना, तो भैया नंबर गुदे हुए हैं। हमने उन नंबरों पर कॉल किया, एक पापा का नंबर, एक मामा का नंबर है, एक जालंधर में रहते हैं, एक हिमाचल में रहते हैं। बात हुई, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, यानी आज 1 साल होने को आ गया, आज तक वो नहीं गए। हाँ, तो विकास भैया, आज जैसे कि आपका ये स्वर्ग सदन आश्रम में आपने ये चालू किया है, तो इस मतलब आजकल के टाइम पे सब लोग कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं अपनी सोसाइटी में इम्पैक्ट लाने के लिए, पर आपने भी कुछ छोटा करूँगा सोच के चालू किया होगा, पर आज आपने इतना बड़ा कर लिया। तो जो लोग हैं जो आपकी इस स्टोरी को सुनना चाहते हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पर वो इतना बड़ा कर पाएंगे उस बात का उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि इंसान को खुद पे भरोसा नहीं होता कि मैं इतना बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी पर ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा। पर आपने ये करके दिखाया है, तो शायद आपकी स्टोरी अगर हम बाकी लोगों को दिखाएंगे तो उनमें भी ये चीज़ आए, ये भरोसा आए कि वो भी कर सकते हैं। तो सर, आपने जब ये चीज़ चालू करी थी तो आपने क्या सोच के ये चालू करने का सोचा था कि मेरे को कितनी मदद करनी है, मेरे को किस हद तक इसमें जाना है? जी देखिए, मैं आपकी सारी बात के लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। और मुझे लगता है कि आप जब हिस्ट्री उठा के देखेंगे, ऐतिहासिक लोगों को जानेंगे, हालांकि मैं उनके बराबर नहीं हूँ 1% भी, तो आप ये देखेंगे कि जब उन्होंने चालू किया था तब उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं सोचा था। सिर्फ उनका उद्देश्य था कि हमको ये काम करना है। उनका उद्देश्य था, जैसे मैं बात करूँ स्वर्ग सदन के स्थापन की और उसकी, तो जब हम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़कों पर ऐसे लोगों को देखते थे जो कि दयनीय स्थिति में पड़े हुए हैं, घूम रहे हैं, कचरे में से खाना खा रहे हैं, तो लोग उनको खाना भी दे रहे हैं, लोग उनको पैसे भी दे रहे हैं, अगर वो निर्वस्त्र है तो लोग उनको कपड़े भी दे रहे हैं, पहना देते हैं। मगर हम एक चीज़ और भी देख रहे थे कि लोग उनसे बात नहीं कर रहे, लोग सब काम दूर से कर रहे हैं कि कहीं वो हमें छू ना लें, कोई नुकसान ना पहुँचा दें। अगर वो बीमार हैं तो कोई उनके इलाज के बारे में बात नहीं कर रहा, कोई उनको डॉक्टर के पास नहीं पहुँचा रहा। तो ये चीज़ थोड़ी सी अखर रही थी। तो बस एक छोटा सा मोटिव था कि ये जो पार्ट छूट रहा है, समाज एक अच्छाई समाज की है, तो हम इसको ले लेते हैं और हम इनके पास रोज जाएंगे। अगर ये बीमार हैं तो इनकी दवाई दिलवाने की कोशिश करेंगे, इनको अच्छा इलाज देने की कोशिश करेंगे, और अगर इनके घाव है तो इनकी पट्टी करने की कोशिश करेंगे और इनसे थोड़ा थोड़ा बातचीत करेंगे। तो हो सकता है कि ये अपने बारे में कुछ बताना चालू करें। तो मैं तो सिर्फ आपके जवाब में एक ही बात कहूँगा कि आप बहुत बड़ा कभी मत सोचिए, क्योंकि शुरुआत छोटे से होती है। आप तो जो पसंद है उसको करना चालू किए, बड़ा तो ईश्वर खुद कराता है उसको। आपकी इच्छा को और आपकी नीयत को और आपके समर्पण को देखिए, ईश्वर खुद कराता है, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं। तो जैसे आपने स्टार्ट किया था, तो ऐसी भी कुछ मूवमेंट्स होंगे कि जब आपके घर वाले, आपके दोस्त आपको कह रहे हैं कि अरे क्या कर रहे हो तुम अपनी पढ़ाई में, अपनी ज़िंदगी में ध्यान दो, तो आपने वो सब चीज़ों से कैसे हटकर अपने घर वालों को समझाया कि नहीं, मेरे को जो करना है यही मेरे को करना है, मेरा यही मैं करना चाहता हूँ समाज के लिए, सब लोगों के लिए, तो वो चीज़ आपने कैसे करी? देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैं BCom से पास आउट था और मैं टैली सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग भी देता था, लोगों को पढ़ाता था। और मैं इसी बीच मैं दिल्ली गया जॉब के लिए। नोएडा में मैंने 2 साल अकाउंटिंग की बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब की थी। मेरा काम और मेहनत को देख के मेरे बॉस भी मेरे से खुश थे और घर वालों को भी लग रहा था कि हमारा बच्चा अच्छा कमाने लगा। मैं 2013-14 में वहाँ से रिटर्न आया। फिर यहाँ पर भी मैं पार्ट टाइम में बड़े अच्छे काम करने लगा और अच्छा पैसा मैं यहाँ भी कमाने लगा था ग्वालियर में। तो सबको लग रहा था कि ठीक, सब बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। अब 2015 में 1 जुलाई 2015 को हमने ये करना चालू किया कि डेली शाम को एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाया 350 रुपये का, और 2 घंटे हम जाएंगे और यही काम करेंगे। ऐसे लोगों को सर्च करेंगे, उनकी ट्रेसिंग करेंगे, ये सब करेंगे। वहाँ तक तो सब ठीक था। पर क्या था कि जब ईश्वर को कुछ कराना होता है तो वो ऑटोमेटिक आपको करता है। अब क्या हुआ कि हमने ड्रेसिंग की, फिर कोई क्रिटिकल मिला, उसको GH में एडमिट किया, तो पता चल रहा है कि अब कल GH भी जाना है, उसके सारे टेस्ट कराने हैं, उसको नहलाना धुलाना है, डॉक्टर से भी बात करनी है कि ये सब ठीक हो जाए, उसकी काउंसलिंग भी करनी है, शायद उसका परिवार मिल जाए, तो ये सारा भी आ गया। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो जॉब का टाइम था, जो जॉब में करता था, उसका टाइम घटने लगा।
तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है। बिल्कुल। तो उसको अब चूँकि आप अपनी इच्छा का कोई काम करते हैं तो मुझे लगता है कि उससे कंप्रोमाइज़ मत करो। तो ऐसा ही हमने किया कि इस सेवा भाव से हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था तो अपनी जॉब को मैं कम करता जा रहा था। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 अकाउंट थे तो मैंने 2 अकाउंट हटा दिए। अब मैं सिर्फ 8 ही अकाउंट करूँगा तो मेरे पास वो समय आने लगा। मगर एक चीज़ ये थी कि जैसे कि परिवार ये कह रहा था कि भाई पैसे तुम कमाओ तो तुम कम कर रहे हो, है ना। एक तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट होने लगी। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि फैमिली का ये था कि भाई शादी करो, आपकी उम्र हो गई शादी की। और ये जब इस तरह का काम मैं करने लगा तो एक प्लानिंग आपके अंदर चलती है कि आप और करना चाहोगे तो कैसे करोगे, क्या करना है, क्या चीज़ रहेगी। तो एक है ना कि मैं शादी नहीं करूँगा, तब मुझे यही करना है और इसी की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना है, सेवा की तरफ। ये आश्रम और ये सब कोई दिमाग में नहीं था, मगर ये था कि भाई सड़क से ऐसे लोगों को लाना है, नहलाना धुलाना है, खिलाना है, सोसाइटी पूरा ये करना है। और इसमें थोड़ा सा मैं अपना एक पर्सनल मैंने लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो ये जो मेरा डिसीजन था ये थोड़ा मुझ पर भारी पड़ा और पूरा परिवार एक तरह से मेरे विरोध में खड़ा हो गया कि ये तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो और जीवन में शादी तो तुमको करनी पड़ेगी। एक हमारे समाज की बड़ी भ्रांति है कि आप माँ बाप की जब अकेले होते हो, मतलब अकेले लड़के होते हो, मेरी दोनों बहनें हैं, दोनों बहनों की शादी होगी, तो अकेले लड़के होते तो उनको बड़ा वो लगता है कि यार छोटा भाई होता तो वो कर लेता, बड़ा होता तो वो कर लेता, तुम ही हो, वंश कौन चलाएगा, तमाम जो रूढ़िवादी प्रश्न हैं वो भी सामने आ रहे थे। तो तब मैंने अपने दिमाग में जो सोचा और मैंने पढ़ा, चीज़ों को देखा, समझा, तो एक चीज़ समझ में आई कि अगर आप अपने आप को प्रूव कर देते हो और पूरी दृढ़ता से प्रूव कर देते हो, मतलब आप उसमें कोई आपके पास ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, आपके पास सिर्फ एक लाइन होनी चाहिए। और बस मैंने वहाँ किया, माँ बाप से सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि मैं शादी नहीं करूँगा और मैं सिर्फ अब यही काम करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। आप मेरे लिए सर्वोपरि हैं, आपका विश्वास मेरे लिए सर्वोपरि है। जब मैं ऐसे लोगों की सेवा के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करता हूँ तो आप समझिए मैं आपकी भी सेवा करूँगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको चला जाऊँगा, मैं कोई संन्यास धारण नहीं कर रहा हूँ, किसी मंदिर में जा रहा हूँ, मैं इसी समाज के बीच हूँ, इसी घर में हूँ, पर मुझे ऐसे लोगों की सेवा में आनंद आता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं सिर्फ और सिर्फ यही करूँगा। तो जब आप अपनी बात को गहराई से कहते हो और माँ बाप को एक विश्वास दिला देते हो कि नहीं, और उनको भी लगता है कि नहीं हमारा बच्चा इसी तरह बढ़ने वाला है, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं करते। मेरे माता पिता ने एक हद तक ये चीज़ें की, उसके बाद फिर वो लोग भी मेरे साथ हैं और उनका आशीष मुझे पूरी तरह प्राप्त है। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों के साथ तुलना होती थी क्योंकि वो लगातार ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे और आप एक ऐसी चीज़ की तरफ जा रहे थे जहाँ पैसा नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है, तो वो सब भी देख रहे थे। मगर ऐसी बात नहीं है, दोस्त भी बहुत पॉजिटिव होते हैं। अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, अच्छे लोगों का चुनाव करिए, वो आपको आगे बढ़ाएंगे, आपका साथ देंगे। और जब आप निर्णय ले लेते हो तो ईश्वर तो आपके साथ होता ही होता है, वो आपको कहीं भी गलत साबित नहीं होने देगा अगर आपके मन में किसी भी तरह का दुराभाव नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन लेके चलेंगे तो ईश्वर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। जब आपके मन में कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ एक लाइन होती है, फिर ईश्वर आपको छोड़ता भी नहीं है, वो आप वहाँ पकड़ लेता है और आपको आगे लेके जाता है। और आप तो मतलब आपने जैसे स्टार्टिंग करी थी तो आपने पहले फर्स्ट एड देने का ट्राई करा था, उसके बाद आपने रेस्क्यू करना चालू करा था लोगों को। तो मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट एड दी, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आपको दिखी कि आपको लगा कि अब रेस्क्यू करना चाहिए और मेरे को आश्रम बनाना चाहिए? तो ऐसी क्या दिक्कत आ रही थी मेरी जो आपको लग रही थी कि ये ज़्यादा बड़ी दिक्कत है? जी, आश्रम तो कहीं से कहीं तक दिमाग में नहीं था, हाँ, 1% भी दिमाग में नहीं था। ये तो सब धीरे धीरे ईश्वर और समाज ने अपने आप करा दिया। सबसे पहले एक ही चीज़ थी कि हम तो जाएंगे और इन लोगों की ऐसे ही बातचीत करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, खाना दे देंगे, कपड़े दे देंगे, जो भी कुछ है ऐसा कुछ करने का ही था। थोड़ा तो 2 घंटे देने का था शाम को रोज। इसके साथ साथ हमने देखा कि रेलवे स्टेशन पर रेलवे की जो सीढ़ियाँ हैं, अभी भी फोटो और वीडियो हैं उनकी, तो एक सीढ़ी के नीचे एक आदमी लेटा हुआ है, बिल्कुल सबसे अलग थलग। तो उठाया, वो बड़ा मतलब स्मेल आ रही थी, गंदे संदे कपड़े निकाला तो देखा तो ये पैर पूरा सड़ा हुआ है उनका, है ना। इधर भी उनके घाव वाव उड़े हैं, लेटे लेटे बेडसोल टाइप। तो पूछा उनसे तो वो कुछ अपने बारे में बता नहीं पा रहे, बड़ी दयनीय स्थिति है। अब वो व्यक्ति सिर्फ पट्टी से ठीक नहीं हो सकता था, सिर्फ हमारी बातचीत करने से, कपड़ों से ठीक नहीं हो सकता था। उनको ज़रूरत थी कि अस्पताल में उनको एडमिट कराया जाए और वहाँ उनका इलाज हो प्रॉपर। तो हमने ठीक है 108 बुलाई, 108 बुला के और उनको गाड़ी में ले जाके हमने भर्ती करा दिया। भर्ती हो गए, भर्ती होते तो उनका इलाज होने लगा। हालांकि वो एक्सपायर हो गए इलाज के दौरान, पर हमें ये समझ में आया कि यार ऐसे लोगों का इलाज होता है। क्योंकि उससे पहले हमारे मन में ये प्रश्न था
कि मान लीजिए किसी लावारिस को हम भर्ती करेंगे तो वहाँ उसकी देखभाल कौन करेगा, मगर तो मालूम चला कि नहीं, सरकार का ये नियम है कि अगर किसी भी अननोन को आप सरकारी अस्पताल में भर्ती करते हो तो अस्पताल प्रबंधन ही उसकी देखभाल करेगा, तो उसकी जिम्मेदारी है, ये नियम। तो हमको लगा कि नहीं यार ऐसे लोगों को इलाज मिल सकता है। उसके बाद फिर जो भी ऐसा व्यक्ति मिलता था उसको हम इलाज कराने लगे, अस्पताल में ले जाने लगे। अब हाँ एक प्रॉब्लम ये थी कि स्टाफ उतना सिंसियर नहीं है, उतना ध्यान नहीं देता। ठीक है, गाइडलाइन है, डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि इलाज हो सब हो, मगर वो साफ़ सफाई से नहीं दे रहा, आदमी खुद भी चिल्ला रहा है, वो कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थी। तो फिर ये लगने लगा कि यार घंटे 2 घंटे हमें अस्पताल में भी इस व्यक्ति के साथ देना चाहिए। इसको नहला धुला दिया, साफ़ सफाई कर दी, अच्छे साफ कपड़े पहना दिए, तो डॉक्टर्स को भी लगेगा। दूसरा एक सबसे बड़ा इशू था कि जैसे कि जेएच की बात करूँ, पत्थर वाली बिल्डिंग में कोई व्यक्ति भर्ती है, उसका और उसके जो टेस्ट हैं वो होंगे माधव डिस्पेंसरी में, मतलब वो आधा किलोमीटर का राउंड है, लाना ले जाना, फिर कोई वैसा वाहन नहीं है स्ट्रेचर पे ले जाइए, फिर वहाँ घंटों लाइन में लगिए, तब कराइए, फिर वापस लेके आइए, इतना समय कौन देगा? स्टाफ उतना ही है, वो जाता नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम होती थी। तो हमने कहा नहीं, इस काम को भी हम करेंगे। तो फैजान पवन है, इन दोनों ने ये काम अपने हाथ में लिया कि नहीं भैया हम जाएंगे अस्पताल रोज 2 घंटे के लिए, सारे टेस्ट कराएंगे, ये कराएंगे। हालांकि उसके बाद देखिए जब कोई समस्या होती है और उस पर आप काम करते हो तो रास्ते भी निकलते हैं, तो खुद डॉक्टर्स भी लिख के देने लगे अर्जेंट है, और जब वहाँ कहते हैं साहब ये अननोन है, वहाँ से भेजा है, तो सारी भीड़ को हटा के वहाँ के जो लैब वाले जो लोग थे वो पहले आप जांच कर देते थे। तो जो 2 घंटे का टाइम होता था वो मात्र 10-15 मिनट का हो गया, लाना ले जाना अपना रह गया। वहाँ नहवाने की हमने व्यवस्था कर रखी थी, खाना खिलाने के लिए डॉक्टर्स भी अब अच्छे से, क्योंकि वो साफ सुथरे दिखते तो डॉक्टर्स भी अच्छे से उनका इलाज कर रहे थे। तो जब ये चीज़ें ऑटोमेटिक बढ़ने लगी, फिर क्या होने लगा, जैसे आपने पूछा कि फिर आश्रम का कैसे आया, इसी बीच देखिए मतलब ईश्वर किस तरीके से आपकी भाव पकड़ता है और जो सकारात्मक चीज़ें वो किस तरीके से बढ़ती है, ये यहाँ पर आता है जो साक्षात स्वर्ग सदन के साथ घटित हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि ठीक हो गए। अब ठीक होने के बाद उनको डिस्चार्ज करेगा अस्पताल, कोई धर्मशाला तो है नहीं जहाँ वो लोग रहेंगे, भाई सीधी सी बात है कि आप बाहर अपनी ज़िंदगी जिए। तो उनको दोबारा से हमने स्टेशन पर छोड़ा, किसी मंदिर से लेके आए तो उसकी इच्छा के अनुसार मंदिर पर छोड़ा, वो कुछ नहीं बोल पा रहा तो ठीक है दोबारा से हमने वहाँ जाके छोड़ दिया। कई लोग ऐसे रहे थे जिनके परिवार मिल गए, मगर परिवार अगर उड़ीसा का है तो एक दिन में तो आ नहीं जाएगा, 2 या 4 दिन उसको लगेंगे। बहुत गरीब है तो बेचारा पैसे की व्यवस्था करेगा, फिर आएगा, समझेगा कि ग्वालियर कहाँ उसको पता ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही थी, तो ये लगने लगा कि यार इनको रखने की कोई ना कोई व्यवस्था तो उनको करनी पड़ेगी। एक टेम्परेरी व्यवस्था अपन करते हैं कि ये लोग अपने घर चले जाएं, या 8 दिन अच्छा सा इनको दोबारा से खाना पीना और दवाइयाँ नियमित मिल जाए, फिर ये अपने सड़क पर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम प्लान कर रहे थे, मगर ये कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ी थी कि 24 घंटे कोई अगर व्यक्ति आप रखोगे तो उसके साथ 24 घंटे आपको रहना पड़ेगा। एक आदमी तो हाँ सही बात, एक आदमी उनकी देखभाल के लिए 24 घंटे वहाँ रहेगा। ठीक है, फिर तो कौन 24 घंटे रहेगा, कैसे रहेगा? तो ये मैंने बीड़ा लिया कि साहब मैं तो रहूँगा 24 घंटे, ये करना है। इसके साथ साथ जब हम इसकी आश्रम का प्लान कर रहे थे तो पवन फैजान ने भी बोला कि भैया एक काम करते हैं, आप तो कोई पेशो पेश मत लीजिए, हम 6 महीने के लिए घर छोड़ देते हैं अपना, हम आश्रम में ही रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, हम आश्रम में रहेंगे। अब 3 लोग हो गए जो वहाँ देखभाल के लिए, 1 से वाले 2 से वाले 3 हो गए। अब 3 के साथ साथ एक चीज और हो गई कि भाई अब खाना वाना ये सब है, तो हमारी जूली दीदी जो हमारे साथ थी पहले से ऐसे लोगों के लिए खाना और सबका कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि भैया आप तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं इन सबके लिए खाना तैयार करके भेजूंगी, चाहे दिन में 4 बार मेरे को बनाना पड़े, आप निश्चिंत रहिए। तो जब ऐसे लोग मिल जाएं तो फिर आपको सोचना पड़ता है, तो ये सब ईश्वर की माया है। उसने ऑटोमेटिक ये वातावरण क्रिएट कर दिया कि जो एक सवाल मन में था मेरे, जो डर था, सवाल में एक डर था कि अपन कैसे करेंगे, भाई रखना एक अलग चीज होगी, सत्य सेवा करना अलग बात है, तो कैसे करेंगे, उन्होंने दे दिए, नहीं आप तो करिए बस। और वो दिन है और आज का दिन है सर, आज तो सब एक व्यक्ति से आज हम मुझे लगता है 167 व्यक्तियों को रेस्क्यू कर चुके हैं, और 70 के करीब आप अभी देख रहे हैं, हर कैटेगरी का व्यक्ति यहाँ पर है, सब और सब खुश है बहुत ज़्यादा, और सभी के लिए यहाँ पर पूरी सेवा हो रही है। उसके बाद तो मैं, फैजान पवन, जूली दीदी है ना, कमल भैया, सादिया दीदी, क्या कहते हैं, प्रमोद, राहुल, विजय, गोलू, आयुष, नीतू, आप ये देखिए यहाँ कुलदीप, कितनी टीम, राजा, सब दिलो जान से यहाँ लगे रहते हैं और मेहनत करते हैं। टीम क्रिएट होती चली गई और आज आप स्वर्ग सदन को देख रहे हैं। तो ये ऐसे निर्माण इसका हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा हमने कोई ना दिमाग लगाया ना एफर्ट्स लगाए, सिर्फ हमने ये काम किया कि जो सेवा है वो हमको करनी है। तो ऐसे भी लोग होंगे ना जिनको आपने रेस्क्यू किया होगा
और फिर उसके बाद उनकी फैमिली मिल गई, तो वो कैसे करा आपने? मतलब आपको वो लोग कैसे मिलते थे? जैसे आपने कोई मिसिंग को फाइंड करा, उनको रेस्क्यू करा, उनको आप आश्रम में लेके आए, उनकी पूरी देख रेख कर रहे हैं, और फिर आप कैसे ढूंढ पाते थे उनकी फैमिली को? उनकी फैमिली तक मतलब कांटेक्ट आपका कैसे होता था? और ऐसी कोई स्टोरी हो जिनको आपने रेस्क्यू करा, फैमिली तक पहुंच गए हो, तो आप कुछ देखिए, एक सामान्य सी बात है, आप और हम सभी करते हैं। जी जी। जैसे कि आप आए मेरे पास बैठे, आपका नाम क्या है, क्या करते हैं जी, कहाँ से कहाँ के रहने वाले हो, तो जब हम बातचीत करते हैं तो जर्नल यहीं से चालू होती है जी। हम अपने, आप भी फ्रेंड करते होंगे तो क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन सी हो, कहाँ रहते हो, अगर पड़ोस का निकला तो और मन प्रफुल्लित, हाँ भाई रोज साथ साथ आया करेंगे। तो ये जर्नल सा प्रश्न है जो हम सब करते हैं, वही हमने किया, कुछ अनोखा नहीं किया। कि जब ये व्यक्ति मिलते थे, हमने रेस्क्यू कर लिया, ले आए या हॉस्पिटल में भर्ती कराया, क्या नाम है तुम्हारा, डॉक्यूमेंटेशन तो करोगे, नाम तो याद रखा ही जाएगा, तो क्या नाम है तुम्हारा, उससे दोस्ती करनी है भाई, उसका जो डर है आपके साथ जाने के लिए, हाँ, उसको जो एक इनसिक्योरिटी है कि यार ये अचानक से कहाँ से आ गए कि मेरे बारे में बहुत चाहने लगे, पता नहीं मेरे साथ क्या करने वाले, जो डर है उसको कैसे दूर करोगे? तो उसकी आत्मीयता बढ़ानी पड़ेगी। तो हम उसके पास जा रहे हैं, उससे पूछ रहे क्या नाम है तुम्हारा, अब वो नाम बता रहा है अपना, कहाँ के रहने वाले हो, उसने अपने रहने के बारे में भी बता दिया, अच्छा माता पिता हैं, क्या नाम है वो भी बता दिया। तो ठीक है, अब हमको काम करना है, क्या है इसके माता पिता तक इसकी खबर पहुंचानी है, इस बीच इसको संभाल के रखना है, कहीं चला ना जाए, बीमार ना हो जाए, कोई और ट्रेजेडी इसके साथ ना हो जाए। तो वो चीज़ें वहाँ से चलने लगी। अब इसमें कठिनाइयाँ ये थी कि बहुत सारे लोग थे जो कुछ बोलते ही नहीं। आपने यहाँ देखा भी कि कई लोग बिल्कुल न्यूटन है, कुछ बोल नहीं रहे, तो नहीं बोल रहे, तो उनके लिए इंतजार करना है कि वो कब आपको अपना मानेंगे, मतलब हमको अपना मानेंगे, हमें कब अपना भाई पिता जो भी वो रिश्ता खोजते होंगे हमें, वो अपना समझेंगे मित्र, तब वो अपने बारे में बताएंगे। तो ऐसा हुआ है, जो केस आप देख रहे हैं, जो 17 साल बाद रानू मंडल अपने घर गए, ये रेलवे स्टेशन पर 2 साल पहले हमको मिले थे। और जब हम इनको लेके आए तो इनको मिर्गी के दौरे जो है ना वो बहुत आते, दिन में 5-5, 6-6 बार मिर्गी के दौरे आते थे। मतलब वो एक आदमी हमें परमानेंटली उनके पास रखना पड़ता था कि वो कब हिलने लगे, कब आने लगे, तो वो दवाइयाँ प्रॉपर उनकी चल रही हैं कि नहीं चल रही है, बहुत निगरानी में हम उनको रखते। हालांकि डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी का इलाज चला और धीरे धीरे वो ठीक हो गए, उनकी मिर्गी के दौरे कम हो गए। कम होने के बाद वो कुछ बोलने भी लगी, तो अपना नाम भी बता दिया, रानू मंडल। फिर उन्होंने अपने गांव का नाम भी बताया, है ना। तो अब प्रश्न सिर्फ बस यहीं आके उनकी सुई अटक गई, इसके आगे वो कुछ नहीं बताते थे। गांव का नाम बता दिया, अब हम उसमें गूगल पे उनके गांव का नाम डाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। राजस्थान में जाने कितने ऐसे गांव मिल गए, दिल्ली के आसपास मिल गए, इधर बिहार साइड मिल गए, उन सब जगह पे जो भी थाना प्रभारी हैं या जो गांव के लोग हैं जो संपर्क में, गूगल पे क्या है, आप जाओ और आप लोकेशन सर्च करके डालोगे तो कई बार तो बोर्ड तक निकल आते हैं दुकानों के, ढूंढोगे तो वो नंबर लिए, उनको हाँ व्हाट्सअप भेजा, वो सब किया, मगर कहीं से कहीं कुछ नहीं चल रही थी। कुछ सब ईश्वर का काम है, ईश्वर कैसे कराएगा। एक दिन आके उन्होंने ये यहाँ का बोल दिया क्या, अमरावती। हाँ, तो अमरावती जो बोला तो कुछ लगा, तो वहाँ ढूंढा तो वो गाँव भी निकल आया। तो हमारे कुलदीप ने एक नंबर वहाँ से निकाला गूगल से ही, उस नंबर पे उन्होंने, वो इत्तेफाक से जो ऑनलाइन वाले होते हैं ना उनका नंबर था, तो वो लड़का भी बड़ा जेन्युइन था, तो उन्होंने भी वो फोटो और जो जानकारी हमने उसके साथ साझा की, वो जानकारी उसने भी किसी ग्रुप में डाल दी, वहाँ के 2-4 ग्रुपों में। और इत्तेफाक से उनमें से किसी ग्रुप में उनके साले जो कि वहाँ पे पॉलिटिकल में जनपद पंचायत जो होते हैं ना उसके सदस्य हैं, वो जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा नाम तो हमारे जिया जी का है और शकल भी कुछ मिल रही है। उन्होंने वो उनके बेटों को भेजी, तो वहाँ से फिर वो जो हुआ, आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही उनसे बात हुई है तो हमको डाउट था और डाउट उनको भी था। तो काम तो होना ही है भाई, कहीं ना कहीं कुछ बात हो रही है। तो हमने उनसे कहा आप आ जाइए, मिल लीजिए, देख लीजिए और सारे कागज लेके आइएगा, जो आपने कंप्लेंट डाली है, इनके पुराने फोटो सब लेके आइएगा। तो 17 साल का तो बहुत कुछ बदला हुआ फोटो होता है। और इत्तेफाक इसमें ये भी था कि वो कुछ मैच हो रहे थे। उनका पूरा परिवार 2 गाड़ियों से अमरावती से बेचारे अगले दिन ही वो लोग यहाँ आ गए। पर उनका रीज़न क्या था कि वो मतलब इस हालत में आ गए? वो दिमागी रूप से कमज़ोर थे। दिमागी रूप से वो कमज़ोर थे, तो इस अवस्था में वो घर से चले आए थे, खुद चले आए थे 17 साल पहले। और परिवार ने जब यहाँ आने के बाद देखे, मतलब परिवार ने उनको मृत घोषित कर दिया था और उनकी 13वीं तक कर दी थी। अरे उनने 13वीं तक कर दी थी। और वो मतलब आपके आश्रम में रह रहे थे? यहाँ रह रहे थे हमारे यहाँ।
जी। और उनकी 13वीं तक उनके परिवार ने, जब 12 साल उनको कंप्लीट हुए थे मरे हुए, उनके परिवार ने उनको 13वीं कर दी थी। उनके यहाँ कोई चलन वलन होगा, उस प्रथा के अनुसार उन्होंने उनको मरा हुआ समझ लिया था। तो जीवित पाया तो वो इसके ईश्वर का चमत्कार मान रहे थे, और घर पे जाकर उन्होंने वीडियो भेजी, शायद हमारे पास होंगी वो वीडियो, और वो बिल्कुल जैसे एक आदमी का जो पूर्व जन्म होता है ना, उस जैसे जन्म होता है और उसके तरीके से जैसे पूजा और मन्नता मांगते हैं पूरा परिवार, इस तरीके से पूरा गांव ढोल नगाड़े और पूजा कर रहा था अपने देवताओं की, उन्होंने भेजा। तो भाई साहब ये जो हो जाता है तब लगता है कि सुकून मिलता है, प्रभु कुछ कहीं है, कुछ करना चाहता है। सर जैसे कि मेरा एक सवाल था, आपने बोला था कि आपको एक रूम चाहिए था उन लोगों को जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए उनको रखने के लिए, तो आपने दूसरे आश्रमों में बात करने की कोशिश करी थी, मतलब ऐसे होंगे ना जो ओल्ड एज होम, उनमें बात करने की कोशिश करी थी, उनका क्या रिप्लाई था? जी हाँ, ग्वालियर में 7-8 आश्रम है ना, तो हम उनके पास भी गए, वहाँ रखना चाह रहे थे, मगर सबकी ऐसी नहीं है कि उन्होंने अभाव दर्शाया हो या बिल्कुल मना किया हो, पर एक्चुअली क्या है कि ये जिस तरीके के लोग थे वैसे लोगों को रखने की वहाँ पे व्यवस्था नहीं था। जैसे एक तो प्रॉपर सेवा वाले ही लोग हैं, ऑन बेड और उस पर रहने हैं, तो वहाँ उन पर व्यवस्था नहीं थी। दूसरा क्या है, आइडेंटिफिकेशन नहीं थी इनके पास कोई भी, जिस व्यक्ति को अपना नाम तक नहीं मालूम हो तो क्या आधार कार्ड, क्या वोटर कार्ड, ये सब नहीं था, तो वहाँ ये व्यवस्था नहीं थी कि बिना आइडेंटिफिकेशन के लोगों को रख सकें और ये कर सकें, तो इसलिए इन लोगों की रखने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। मगर इसमें प्रेरणा हमारी बना भरतपुर का अपना घर आश्रम। भरतपुर में अपना घर एक आश्रम है जहाँ पर ऐसे लोगों को ही रखा जाता है जिन लोगों को हम रखते हैं। अच्छा। और इस समय 3,500-4,000 लोग वहाँ पर रहते हैं। 3,500-4,000 वो 30 साल से चल रहा है। 30 साल से चल रहा है। आदरणीय BM भरद्वाज साहब और उनकी वाइफ माधुरी दीदी, और फिर उनके साथ बहुत बड़ी टीम है जो उसको चला रही है। तो वहाँ भी हम कुछ लोगों को छोड़ने के लिए गए, देखा समझा, तो वहाँ से भी हमारी प्रेरणा बनी कि हम भी लोगों को रख सकते हैं। बहुत, तो फिर हमने उसको प्रेरणा मान के हमने यहाँ रखना भी चालू किया। और बेसिकली यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी आपको पूरी सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि वो उस हालत में होते हैं कि अपने खुद के काम कर पाएँ काफ़ी हद तक, मतलब जो आम आदमी के काम होते हैं ना स्टार्टिंग में, वो भी करने के लायक नहीं होते, तो आपको उनको पूरा सेवा करना पड़ता है। जो आप इतना करते हो तो वो काफ़ी बड़ी बात होती है। मतलब काफ़ी लोगों को आपको, जैसे आपने बताया, डायपर पहनाना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, धुलाना पड़ता है। जख्म इतने ज़्यादा, जैसे कि आपको हमने फ़ोटोज़ देखी थी व्हाट्सएप में, इतने ज़्यादा बढ़ जाते, तो उसका ख्याल रखना वो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। अभी देखिए, अंदर एक दादाजी हैं, परसों ही रेस्क्यू करके लाए कटोरा ताल से, बिना कपड़ों के बैठे हुए थे, और ये पूरा पैर जो है उनका यहाँ ये पूरा फटा हुआ है, ड्रेसिंग हो रही है उनके पैर पे, हल्की हल्की स्मेल भी लगातार उसमें से आती रहती है। तो चालू कर दिया डॉक्टर को दिखाने के बाद, जैसे डॉक्टर ने बताया, और 15 दिन में उनका पैर ठीक हो जाएगा, विश्वास है। और एक जैसे नेपाल वाला केस भी बता रहे थे भैया, तो वो नेपाल वाले वो कैसे मिले और वो यहाँ पे कैसे आए, कुछ कांटेक्ट वगैरह हुआ? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि रेलवे पुलिस ने, देखिए हमने अभी क्या कर रखा है कि सड़क पे तो कोई व्यक्ति है ही है, वो तो हमारा है ही, जी, उसको तो हम लेके आते हैं। इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और है कि GH के अंदर, जो GH अस्पताल है अपना बड़ा, यहाँ पर भी अगर कोई लावारिस व्यक्ति आ गया, महिला पुरुष कोई भी अगर आ गया, तो वहाँ के डॉक्टर्स हमको कॉल कर देते हैं, चाहे वो सर्जरी विभाग में हो, चाहे मेडिसिन में हो, चाहे हड्डी वाले में हो, चाहे न्यूरो में हो, तो डॉक्टर्स हमको फ़ोन कर देते हैं, तो हम उनकी सेवा अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर इस बीच उनका परिवार मिल गया तो हम उनको घर पहुंचा देते हैं। उनको जो भी रोड पे रहता है उनको अपना ही मानते हैं। जैसे आपने भी बात बोली, कितनी बड़ी बात है कि वो जो रोड पे रहते हैं वो तो हमारे हैं ही, तो उनको हम आश्रम लेके आ जाते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों का। भैया जैसे आप मतलब इतने सारे लोगों की सेवा कर रहे हो, तो थोड़ी जो मतलब पैसों से रिलेटेड दिक्कतें आप फेस करते हो, तो आपको मतलब डोनेशन वगैरह मिले हैं ऐसे लोगों से कि लोगों ने आपकी मदद करना चाहिए हो? स्टार्टिंग कैसे करी, डोनेशन आपके पास कैसे आने लगा, और अब क्या सिनेरियो है? देखिए, ये सब मैं या मेरी टीम में जो 4-5 लोगों की मैंने आपको नाम बताया, जी, हम लोग इतने सक्षम बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक आदमी को भी पाल सकें। बिल्कुल, जी, सच बता रहा हूँ मैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत सामान्य जीवन जीने वाले लोग हैं, खेती किसानी और ये हैं। तो ये सब तो समाज ने ही करवाया और उन डोनेशन नहीं करवाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम सेवा कार्य करते थे सड़क पर जाके, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर ड्रेसिंग का, तो सबसे पहला प्रश्न यही था कि भैया आगे अगर इसको बढ़ाना है तो फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो हम कैसे करेंगे। हमने तरीका निकाला कि हम लोगों के घर से रद्दी दान में लेंगे, रद्दी दान जो न्यूज़पेपर होते हैं, हम ये दान में लेंगे। पैसे के ऊपर हमने आज तक फोकस नहीं किया, हम आज भी पैसा किसी से नहीं मांगते। जी, आगे बढ़ के हम आज भी, और पैसा के हम कोई भी चीज़ नहीं मांगते, स्वतः ईश्वर और लोग खुद यहाँ भेजते हैं, है ना। तो हमने बिना एडवोकेट, बिना आसमानी जी, उन्होंने ये दिया आइडिया कि आप रद्दी दान में लीजिए,
हमने DV सिटी है, MP सिटी है, जो मल्टियाँ हैं, प्रॉपर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास गए और हमने उनसे कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो अपने घर पे जो पुराना अखबार है, पुरानी किताबें, ये हमें दान में दे दीजिए। हमने वो चीज़ दान में दी, इकट्ठी की और बेच दी। उससे जो पैसा आया उससे हम आश्रम को चलाने लगे। अब मान लीजिए कि आप ही रद्दी दान में दे रहे हो, 2 महीने दिया, 3 महीने दिया, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को घर पहुँचाया। आपने कोई कॉल किया कि साहब यहाँ आदमी पड़ा हुआ है, उसको हमने रेस्क्यू कर लिया, तो फिर वही लोग हमको पैसे भी देने लगे। अच्छा, कि आप तो ये पकड़िए 500 रुपये, दवाई खरीद लीजिएगा, उसको खाना खिलाना है, खाना खिला दीजिएगा। तो ये पैसे देने लगे, ये सब होने लगा। ठीक है, तो कुछ मेडिकल के लोग जुड़ गए तो वो दवाइयाँ देने लगे, तो ये होने लगा। तो पैसे की तरफ कहीं ध्यान ही नहीं है, जो आवश्यकता है वो आपको समाज से खुद ब खुद मिलने लगी। जब आश्रम बनाया तो लोग अपने जन्मदिन पर, अपने मैरिज एनिवर्सरी पर, अपने घर में कोई भी है बच्चों के उस पर, तमाम ये खास दिनों में आके भोजन करा रहे हैं उन लोगों को, अपने घर से बना बना के लेके आ रहे हैं, राशन दे रहे हैं, आवश्यकता के लिए और चीज़ें दे रहे हैं। अब हमने क्या आइडिया कि भाई मतलब मांगने में हमको शर्म लगती है, अभी भी लगती है। तो हमने एक आइडिया निकाला है, भरतपुर में भी देखा हमने कि बोर्ड पर अपनी आवश्यकता की हम चीज़ लिख देते। तो कोई भी आया, उसने पढ़ा, अच्छा आपको क्या चाहिए, 10 किलो गेहूँ चाहिए, ठीक है 10 किलो क्या, वो 20 किलो गेहूँ देगा हमको। हमने कहा 10 किलो की आवश्यकता, अरे अगले महीने भी तो लगेंगे। चीनी चाहिए, टेबल कुर्सी चाहिए, कैमरा चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, आपको क्या चाहिए, सब कुछ उससे आने लगा। वो सिर्फ बोर्ड पे लिखने से। और वैसे डोनेशन तो आने लगे। इन्हीं में से कुछ लोग निकले, तो जैसे डॉक्टर लाहा हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ का डॉक्टर, आप कभी भी मेरे यहाँ लेके आइए। अच्छा। नामधारी साहब हैं, डॉक्टर श्वेता साई दीदी हैं, तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो। हाँ, डॉक्टर श्वेता साई दीदी हैं, उन्होंने नीरू के अरविंद गुप्ता जी हैं, और भी कई अरविंद गुप्ता जी, के अग्रवाल साहब, और भी कई डॉक्टर जिनके मैं नाम नहीं ले रहा, दीपक डेंटिस्ट के दीपक सर हैं, और भी कई डॉक्टर्स। तो वो तुरंत इसके लिए एग्री। देखिए, जब ये जगह हमको एक हम रेंटेड चलाते थे आकाशवाणी पर, तो वहाँ पर क्या है कि वो किराए से था और जगह भी वो छोटी पड़ रही थी। तो जब बड़ी होने लगी तो अपने आप नगर निगम से ही क्या कहते हैं, हमारे अंकुर भैया और लोकेश सिंह चौहान भैया है, उन्होंने नगर निगम से ये जगह करवा के दी। बारी आई इसको रिनोवेट करने की, तो राममोहन त्रिपाठी जी हैं, वो आए, उन्होंने कहा मैं इसको रिनोवेट करके दूंगा। और ये जब बना तो इसको बनाने में उनका सहयोग, और भी तमाम चीज़ों में उनका सहयोग। तो ऐसे समाज के लोग खुद ब खुद आगे आए और जो यहाँ की आवश्यकता थी उसको खुद अपनी मर्जी से आगे लेकर और पूरे करने लगे। यहाँ की जो शंकर लाहा भैया हैं और के अग्रवाल सर हैं, उनकी लैबें हैं, उन्होंने सारे टेस्ट और लैब फ्री कर दिए हैं यहाँ की। अरे और वो बहुत बड़ी मदद हो गई आप लोगों के लिए। GH में सारा कुछ फ्री है, पूरा इलाज फ्री है। जो डीन साहब हैं, जो अधीक्षक साहब हैं और जो डॉक्टर्स हैं, वो इलाज करते हैं बड़े अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समाज है। मुरार में दीपक बनर्जी साहब, उन्होंने मुरार में लोगों को जोड़ना चालू कर दिया कि आप जाइए, है ना। मेडिकल हैं, सुरेश गुप्ता जी, मतलब मैं कितने ही सारे नाम आपसे लूँ, मैं नाम लेने में मतलब और शाम हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, इतने सारे नाम इस ग्वालियर में हैं। और गौरव जैन भैया हैं, वो अभी आए तो उन्होंने कहा मैं योगा कराता हूँ, योगा बिजनेस स्टूडियो उनका, मैं योगा कराऊँगा। हाँ, मैं जानता हूँ, वो आके योगा कराते हैं। जी। तो ये समाज है जो इसको संचालित कर रहा है। हम तो सिर्फ यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं हर तरीके से। जिसके पास जो हुनर है, अब नीलेश मन की उड़ान है, हर संडे को आके यहाँ गाने गाना। ये अखबार हैं, अर्पण राव जी हैं, वैल्यू ब्रेकिंग वाले, वहाँ लगातार यहाँ की सेवाओं को प्रसारित करते रहते हैं, लोग जुड़ते हैं, है ना। आप देखिए, ये नई दुनिया है, दैनिक भास्कर है, पत्रिका है, सारे अखबार है, पीपल समाचार हैं, सब यहाँ की खबरें निकालते हैं। तो ये आप बताइए, समाज का कौन सा हिस्सा जो बच गया है? सभी लोग यहाँ की मदद के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सब लोग यहाँ की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहाँ सेवा हो रही है और उनके द्वारा जो भी सहयोग है वो सीधा तक करता है। मतलब शुरुआत में कितना ब्रिलियंट आइडिया निकाला कि रद्दी लेंगे हम पहले, मतलब पैसे मांगने से बेहतर है रद्दी ली, और फिर उसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी ने जब देखा कि ये लोग काम कर रहे हैं तो वो खुद जुड़ते गए। तो वो वाली बात है कि सोसाइटी पैसा किसी ने आज तक मांगने नहीं दिया। उससे पहले ही लोग आप यहाँ पे व्यवस्थाएं दे जाते हैं। मतलब न्यूज़पेपर बेचने से लेकर न्यूज़पेपर में नाम आने तक का सफर, इतना बड़ी बात, सब लोग बहुत वक्त। तो भैया, आप जिसे रेस्क्यू करते हो इतने लोगों को, तो आपके हिसाब से आपने तो देखा हुआ है कि कौन से लोग ज़्यादा होते हैं रेस्क्यू करने में मिलते, मतलब जो लोगों को या तो उनको घर से निकाल देते वो लोग होते हैं, या कोई और समस्या होती है जो हमें नहीं पता, यार आम जनता नहीं जान पाएगी? देखिए, इसमें जो
ये एक काला शख्स है हमारे समाज का जी। कि मैं होनहार हूँ तो मुझे सबको ही अपनाना चाहेगा, मेरे साथ अपना नाम जोड़ना चाहेगा, मुझे अपना खास आदमी बताना चाहेगा। बिल्कुल सही। मगर जो होनहार नहीं है उसको हम अपने घर में भी रखना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये काला सच है ना। तो यही विडम्बना है कि जो मंदबुद्धि है, जो थोड़ा सा अपने बारे में नहीं जानता, अपनी केयर नहीं कर सकता, ईश्वर ने उसको थोड़ा सा अपूर्ण बनाया है, उसको हम बड़ी इजीली अपने घर से जाने देते हैं और फिर पलट के भी नहीं दिख रहे। आप यकीन नहीं मानेंगे 95% केसेस में लोग पुलिस रिपोर्ट नहीं करते हैं ऐसे किसी व्यक्ति को घर से बाहर चले जाने। कई ऐसे केस हैं कि पत्नी और बेटा अपने पिता और पति को लेकर आए और मेंटल हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के भाग गए। कानपुर से पास आउट व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ रहा होगा और क्या कुछ किया होगा, उसकी बीवी नहीं थी, शादी नहीं की उन्होंने, माता पिता एक्सपायर हो गए, मगर उनके भतीजे या अन रिलेटिव्स उनको लेने नहीं आ रहे। उन्होंने IIT मतलब पढ़ चुके हैं, उसके बाद फैमिली एक्सेप्ट, मतलब जो भी सिनेरियो, क्योंकि ऐसा कुछ सिचुएशन में आ गए वो लोग, डिप्रेस हो गए। समाज को ध्यान नहीं देना था। हाँ, जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि ये लोग सड़क पर क्यों, हाँ, तो भाई परिवार है, वो भी रोटी और वही खाएगा, या थोड़ी सी उनकी जो आदतें हैं, देखिए आदतें मेरी भी गंदी हो सकती हैं, आपकी भी गंदी हो सकती है, तो ऐसा थोड़ा ना है कि हम आदत गंदी है तो हम घर से निकल। तो ईश्वर ये चीज़ है ना। मैंने आपसे बोला कि अगर मैं होनहार हूँ तो सब मेरी सारी आदतें एक्सेप्टेबल है, मेरा सब कुछ एक्सेप्टेबल है, मेरा कितना भी दोबार पूरा तो एक्सेप्टेबल है। तो हम उनको भी तो, वो भी तो ईश्वर की बंदे हैं, हम उनको नहीं कर रहे समाज में। तो ये एक बड़ी विडम्बना हमारे समाज के साथ है जिसको कि दूर किया जाना चाहिए, है ना। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि जो थोड़े से मंदबुद्धि है, इन लोगों को वाहनों से बड़ा लगाव होता है। जैसे आप गाड़ी में बैठा लो, बहुत खुश हो जाते हैं, बच्चे की तरह होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो किसी भी बस ट्रेन में बैठ गए तो क्या होगा कि ये तो बैठ गए तो चले गए, अब रिटर्न आने का तो उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इन्हें अपने बारे में मालूम है, नहीं मालूम है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये लोग घर के बाहर। तो मुख्य रूप से ऐसे जो लोग हमें मिले उसमें ज़्यादातर जो कैटेगरी है वो उन लोगों की है जो कि थोड़े से मंदबुद्धि हैं, अपने बारे में बहुत कुछ बता नहीं पाते, और वो तो बस सीधे सीधे निकल के तो वो चलते चले जाते हैं। थोड़े से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो अपनी आइडेंटिफिकेशन को शो नहीं कर पा रहे। जैसे कि एक स्टोरी है जो अपन अंकल हमने बात करी थी अभी, SI सर थे ना जो, वो कितने ब्रिलियंट, हमने उनसे बात करी थी, तो वो उनका ऐसे मतलब ब्रिलियंट लोग भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं। जैसे कि वो थे, वो SI थे, अपने लाइफ में साफ शूटर थे, पर उनकी ऐसी हालत हो गई, जैसे न्यूज़ पेपर में भी उनका नाम आया था कि उनकी ऐसी हालत हो गई। तो ब्रिलियंट लोग भी कभी कभी अपने इस पॉइंट पे आ जाते थे। और उनसे बात करके भी ऐसा लगा कि उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज है, इतनी डीप नॉलेज है, हमको नहीं पता होता ना, उनको पता है। उसके बाद ऐसी सिचुएशन में वो आ गए। आप ये देखिए कि वो ट्रेनिंग किया हुआ आदमी, वो कोई सामान्य आदमी नहीं है। उन्होंने पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई किया, वो पहले तो उस लेवल पर पहुंचे अपनी ज़िंदगी, है ना। BSc MSc उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने वो पेपर निकाला, फाइट किया, ठीक है। फाइट करने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग की, फिर जॉब की। भाई पुलिस की जॉब ऐसी जॉब नहीं है, टोटल सोशल जॉब है उनकी, टोटल सोशल जॉब। उनको सिर्फ और सिर्फ लोगों से ही बातचीत करनी, उनकी समस्याओं को निदान करना है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है पुलिस में जाके और ये सेवा देना। तो वो व्यक्ति वहाँ से है और फिर उनके साथ कोई घटना घटती है या कुछ ऐसा होता है ज़िंदगी में कि वो इस तरीके से रास्ते पर आ जाते हैं। तो ये नॉलेजेबल व्यक्ति हैं बहुत, है ना। और अपनी ज़िंदगी में, और दूसरी उनके जो भी दोस्त हैं ग्वालियर में, जो पुलिस अधिकारी उनके दोस्त हैं, आप यकीन मानिए उनके बहुत आत्मीय संबंध रखते हैं वो लोग। तो ऐसी बात नहीं है कि वो व्यवहारशील भी नहीं था। सत्य भाई, आज जो पुरानी दोस्ती है, जो 2000 की दोस्ती है, 1999 2000 की जो दोस्ती है, आज भी वो उसी रूप में है, उतनी प्योरिटी के साथ है। इसका मतलब कुछ तो रिलेशन उन लोगों के साथ ट्रेनिंग के दौरान और नौकरी के दौरान रहा होगा, तभी तो आज वो लोग इतना प्यार और वो करते हैं कि उसका ख्याल रख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ये बंदा है, मगर जिंदगी है, कब क्या रंग दिखा दे, कब क्या रंग आपके सामने आ जाए। जैसे IITN थे तो सुरेंद्र वशिष्ठ का नाम था, तो वो ये कहते थे कि मुझे दिया कि नहीं दिया हमें नहीं मालूम, वो जो बोलते थे मैं वो आपको बता रहा हूँ। धीरू भाई अंबानी ने मुझे जॉब ऑफर की थी, मगर मैंने नहीं ली। मैं न्यूयॉर्क होके आया हूँ, मैं जापान होके आया हूँ, जाने कौन कौन से देशों के नाम लेते, कंट्रियों के नाम लेते, थ्रूआउट इंग्लिश बोलते, नॉलेज बड़ी गजब की उनकी, आप वीडियो सुनेंगे तो देखेंगे। तो ये सब चीज़ उनके साथ था, मगर वो आदमी कहाँ मिले? जिंदगी सामने में बिल्कुल दैवीय अवस्था में। अच्छा,
कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, तो जब मिले तब आईटी ग्रेड कर रखा है। तो ऐसे ही एक रावत जी थे छतरपुर के, उनको उनका परिवार छोड़ गया, जबकि वो वहाँ के जमींदार थे। जमींदार थे, उनका परिवार उनको छोड़ गया, उनकी 100-150 बीघे जमीन, मगर परिवार यहाँ पागल घोषित करने के लिए उनको छोड़ के चला गया। हमने न्यायालय से आदेश करा के फिर उनके घर भेजा। आज बहुत अच्छे से वो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, है ना। मगर वो पुलिस का दबाव, न्यायालय का दबाव, तब परिवार डरा ना, पहले तो वो उनको ऐसे। तो ये तो जिंदगी है, कब क्या आपको रंग दिखा दे, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। मतलब सर आपसे एक और बात सीखने को मिलती है, जैसे आपने स्टार्टिंग में समाज की अच्छी बातें बताई और आपने समाज की इतनी बुरी बुरी बातें एक्सपीरियंस भी करी जो आपने अभी बताई, पर तब भी आप समाज के बारे में अच्छा ही सोचते हो, बुरा नहीं सोचते। जैसे कि इतना सब एक्सपीरियंस अगर मैं सुन लूँगा कि किसी ने इसके साथ ऐसा किया वैसा किया, जैसे मेरे मम्मी पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो थिंकिंग किस टाइप की बना लेते हैं कि समाज तो बहुत बुरा है, पर आप तब भी समाज के बारे में अच्छा सोचते हैं। आपने बताया था ना कि लोग बस बात नहीं करना चाहते उनसे, हमारा समाज इतना अच्छा है कि वो उनको खाना देते हैं, पानी देते हैं, कपड़े देते हैं, बस वो इतना अच्छा नहीं है। मतलब आपके अंदर की वो पॉजिटिविटी दिखती है उस चीज़ से कि आप समाज में तभी भी मतलब पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो, बल्कि हम लोग समाज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं कि समाज कितना बुरा है, समाज ये करता है, समाज वो करता है। आपसे ज़्यादा तो बल्कि में पता भी नहीं होगी नेगेटिव, पता भी नहीं होगी, तब भी आप पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। जी, नेगेटिविटी सिर्फ इतनी ही है और पॉजिटिविटी इतनी है, सच बता रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आप जिस गली में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप 50 घर हैं, कोई वहाँ भूखा मर रहा है? नहीं। एक व्यक्ति भूखा मर रहा है? नहीं मर रहा। इस दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो मात्र 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरों की आवश्यकता है, दूसरों की मदद की आवश्यकता है। मैं ऐसे मतलब सत्य बात हूँ। अगर वो 100 लोग ये चाहें कि हमें 10 लोगों की मदद करनी, तो 10 दिन बाद दूसरे का नंबर आएगा, या 90 दिन बाद दूसरे का नंबर आएगा। अगर एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले कि आज तो मैं देख लूंगा इनको, कल तुम देखना, परसों मैं देखूंगा। तो पॉजिटिविटी भरी हुई है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मर्डर की, चोरी की खबरें 2-4 होंगी उसके अंदर, बाकी खबरें देश दुनिया को आगे बढ़ाने की होंगी, किसने क्या बोला, कौन क्या कर रहा है, क्या रचनात्मकता हो रही है। खेल ट्रस्ट पूरा का पूरा इसी से भरा हुआ है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कौन से खेल हो रहे हैं, कौन जीत रहा है, किसने कितना साहस दिखाया, मीडिया सब पिक्चरों के बारे में, सबके बारे में। और मर्डर, चोरी, चकारी, इसकी 2-4 खबरें होंगी दूसरे या तीसरे चौथे पेज पर। मगर हमारा ध्यान कहाँ है? उन दूसरे, चौथे और तीसरे पेज पर। हमारा ध्यान उधर पीछे है नहीं, आगे के प्रश्नों पर नहीं, जहाँ की पॉजिटिविटी भरी हुई है। तो आप कोई भी अखबार पढ़िए, आप कोई भी आर्टिकल पढ़िए, कहीं भी चले जाइए, तो जब तक हम नेगेटिव चीज को देखेंगे तो वो हमें सर्वोपरि नजर आएगा, मगर ऐसा है नहीं। हमारी क्लास में एक ही बच्चा शैतान होता है, सब शैतान नहीं होता, मगर हम शैतान की तरफ ध्यान केंद्रित करे रहते हैं, तो इसलिए वो छाया रहता है, बाकी नहीं, है ना। तो अच्छे लोगों की संख्या इस दुनिया में ज़्यादा है, अच्छाई की संख्या इस दुनिया में ज़्यादा है। हमारे अंदर भी हम देखेंगे तो अच्छी आदतों की संख्या ज़्यादा है, बुरी आदतों की संख्या बहुत कम है। पर चूंकि बुरी आदतों पे लोगों की निगाह जल्दी जाती है, तो वो सारी अच्छाई की मिटा देती है। सिर्फ ये है पॉजिटिव की चारों तरफ। ऐसी बात नहीं है कि हर कोई अपने बच्चे को छोड़ रहा है, हर कोई ऐसे व्यक्ति को घर से निकाल रहा है। वो तो कुछ लोग हैं जो घर से निकाल देते हैं, या ये लोग निकल आते हैं तो उनको ढूंढते नहीं, उनकी सेवा नहीं कर रहे, उसकी वजह से हम पूरे समाज को ब्लेम कर देते हैं। तो पूरा समाज ऐसा बिल्कुल नहीं। तो कुछ कह रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं। जैसे इंसान का दिमाग क्या करता है ना, वो ज़्यादातर मतलब साइकोलॉजिकली नेगेटिव चीज़ों पे ही फोकस करता है। जैसे अगर मेरा कोई दोस्त है, वो हो सकता है 50 अच्छाइयाँ रखता हूँ, पर उसने अगर कोई एक चीज़ गंदी कर दी मेरे आगे, या एक चीज़ मेरे को बुरी लग गई, तो मैं उससे उसको जज कर लूँगा कि ये बंदा अच्छा नहीं है। तो मतलब वो इंसान का दिमाग ही वैसा है कि वो पहले नेगेटिविटी फोकस करता है। पर आपने जैसे पॉजिटिविटी बता रहे हो ना, तो इससे हमको पता भी पड़ रही है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो हमको पता भी नहीं कि ऐसा भी लोग कर रहे हैं, वो वाली बात भी आनी चाहिए। मतलब हमारा पर्सपेक्टिव एक तरीके से अब हम दोनों तरफ का सोच के अपना माइंड को बनाने की कोशिश करें। पॉजिटिविटी रखिए। हाँ। सत्य बात, हर चीज़ में पॉजिटिविटी है। देखिए, हाँ, पॉजिटिविटी रखिए, आप नेगेटिव के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, वो होता है ना, उसको निगाह में रखिए, उसकी जानकारी रखिए। पर ऐसा नहीं कि हम उसी में डूब जाए, उसी की बातें करने लगे। बातें पॉजिटिविटी की करिए सर। जैसे तो चलेगा। मेरा आपसे एक सवाल था, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मतलब ऐसी कौन सी मूवी अगर आप देखते हो जो आपको बहुत पसंद है? देखिए, मूवी तो कई हैं, जैसे कि हम दिल दे चुके सनम मैंने देखी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो जो उसका क्या नाम, अजय देवगन का जो रोल आता है, उसमें वो सच्चाई को स्वीकारता है।
ये मेरी पत्नी है, मगर ये किसी और से प्रेम करती है और मेरे से शादी हुई है, तो भाई दोनों का रिश्ता तो एक प्रेम से ही आएगा, और जो भी मुझसे प्रेम करती नहीं है, मैं क्यों ना इसको इसके प्रेमी के पास पहुंचा दूँ। तो इतनी प्योरिटी के साथ उस रिश्ते को आगे बढ़ाता है, उस चीज़ को आगे बढ़ाता है, उसके प्रेमी तक पहुंचाते कि वो पहुंचने के बाद वो देखती है कि यार मेरे को तो इस आदमी से ही प्रेम हो गया, ये कितना नेचुरल है, कितना अच्छा है, तो हम क्यों ना ऐसे हो जाए समाज के लिए। ये चल रहा है तो इसीलिए चल रहा है, ठीक है। और दूसरी मुझे जो समझ में आई, जो कुछ कुछ अपनी जिंदगियों से, मेरी ज़िंदगी से वास्ता रखती है, रंग दे बसंती में। मेरे को ऐसा लगा था कि मैं आपसे कहने वाला था कि मैंने रंग दे बसंती देखी तो ऐसा लगा कि यार एक समय हम भी ऐसे ही थे कि कोई आधारहीन है, कोई पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ बढ़ना है, क्या करना है ज़िंदगी में, कुछ नहीं। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी में होता है कि वो सोहा अली खान मूवी बनाने के लिए जो आती है, जो लड़की विदेश से, तो उनको नाटक वाटक देती है, तो पहले तो वो ऐसे ही क्या बनाएगी, मटर गश्ती उसको हल्के फुल्के लेते हैं, और फिर वो उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला देती है। तो जब मैं अपनी जर्नी को देखता हूँ अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, तो हमें भी लगता है कि यार हमने 2 घंटे चुनाव किया था, तो 2 घंटे शाम को जाएंगे, पट्टी वट्टी करेंगे, बातचीत करेंगे, वापस आ जाएंगे। मगर ये तो धीरे धीरे यार ऐसा होता चला गया कि वो लोग भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए, और देखो हम भी यार यहाँ आ गए, और समाज ने इस चीज़ में पूरी तरीके से मदद की। तो ये 2 पिक्चर हैं जो मेरी मेमोरी में, एक तो रिश्तों को लेकर कि हम रिश्तों में अपनी प्योरिटी या अपनी जो नेचर की सुंदरता है, जो रिश्ते की सुंदरता है, उसको कैसे बना के रख सकते हैं बिना किसी बर्डन के, प्रेशर के, और बिना किसी एक्सेप्टनेस के, मतलब कि अपन रिश्तों से बहुत कुछ चाहने लगते हैं, बिना वो चाहे हम किस तरीके से, एक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। एक मुझे वो लगी, और भी बेहतर मूवी होंगी, पर इन दोनों ने मेरे हल्की फुल्की छाप मेरे ऊपर छोड़ी। और दूसरी रंग दे बसंती, जिसने लाइन क्लियर की कि नहीं है, ऐसा नहीं है, जो आज कचरा है वो कल बहुत कुछ बन सकता है, अब तो करिए। ये मूवी है जो मुझे बहुत पसंद है। और भैया मेरे को जूली दीदी के बारे में जानना था, मतलब मैं जब से आया हूँ तब से सबने जूली दीदी के बारे में इतना कुछ बताया, तो आप बताइए कि जूली दीदी का क्या रोल रहा आश्रम में, और आप कैसे मतलब उनको जानते हैं। देखिए, कुछ लोग तो ईश्वर के गढ़े हुए होते हैं, है ना, और स्वर्ग सदन को ईश्वर के गढ़े हुए लोग मिले हैं, इसमें 2 राय नहीं है, और जूली दीदी उनमें से एक है। जब हम ये सेवा कार्य करते थे, ऐसे लोगों को अस्पताल में ले जाते थे, तो देखिए पौष्टिक खाने की उनको बहुत ज़रूरत है, तो उनको एक अच्छा खाना मिले। अब हम गए बाजार से पोहे खरीदे, पोहे खिलाया है ना, हम गए बाजार से रोटी और दाल खरीदी और वो खिलाया। अब इतनी साफ सफाई और उससे तो बन नहीं रहे, सिर्फ पेट भरने का एक साधन मात्र है, ये मान लीजिए आप, और हम भी उसी को कर रहे थे, ठीक है। तो जूली दीदी जब जुड़ी तो उन्होंने बताया कि भैया दलिया की ज़रूरत हो, खिचड़ी की ज़रूरत हो, हल्का फुल्का खाना इन लोगों को लगता है, और कोई पौष्टिक आहार की ज़रूरत हो जो डॉक्टर ने बोल दिया, वो मैं तैयार करके आपको दे दिया करूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी उनके लिए। तो हमें कभी भी अतिथि, वो हम खाना खिलाने जा रहे हैं, तो घर से कोई भी आ रहा है, पवन आ रहा है, उनके यहाँ से टिफ़िन लिया, बना के उन्होंने रख दिया। हमने रात को 12 बजे भी कॉल किया, तो रात को 12 बजे खाना तैयार मिला, लिया, अस्पताल ले गए, उस व्यक्ति को खिलाया, वो ठीक होने लगा। जब आश्रम बनाया तब भी वो हमारे साथ थी, उन्होंने कहा भैया भोजन बनाने का काम मेरा, उनका शौक है। वो ये बोलती हैं कि मेरे 2 शौक हैं, एक खाना और एक गाना। तो गाने के तो वो प्रोग्राम करती ही रहती है अक्सर, भजन और ये सब, और एक खाना भी उनका शौक है। खाना स्वर्ग सदन के हिस्से में आ गया। उन्होंने कहा भैया ये मैं बनाऊंगी, तो वो और कमल भैया तो ये बनाना चालू किया। इसके साथ साथ एक बच्ची जो कि इसमें थी, महिला बाल विकास में थी, तो आश्रम में जाती थी, अनाथ बच्ची थी वो, उसके परिवार भी नहीं था, माता पिता नहीं थे, तो वो वहाँ से रिलीज हो गई थी। 18 साल के होने के बाद वो कहती है कि भैया आप समाज में जाइए रहिए, तो वो रिलीज हो रही थी। तो उसके पास एक बड़ी विडंबना थी कि वो जाएगी कहाँ, क्योंकि वो 2-3 साल से आश्रम में थी, अब चाचा ताऊ दूर के रिश्तेदार हैं, और वो जाएगी कहाँ। तो दीदी ने मुझे बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, तो क्या अपन बच्चियों का भी कुछ करने की। तो मैंने कहा दीदी देखो, अपन इन लोगों के साथ में नहीं रख सकते बच्चियों का, अगर तो बोली कि नहीं मैं जैसे अपने घर रखूँ, तो रखिए, बहुत बड़ी बात है ये, तो कितनी बड़ी बात है, इसको अपन करते हैं, अच्छा है। तो महिला बाल विकास से हमने परमिशन उसकी ले ली, उन्होंने भी बड़े अधिकारी, शालीन शर्मा जी थे बड़े अच्छे अधिकारी, तो उन्होंने परमिशन दे दी और बच्ची को ला के दीदी अपने घर में रखने लगी। फिर बाद में उस बच्ची को नौकरी भी की उसने, फिर उसकी शादी भी अच्छे घर में हो गई। तो यहाँ से प्रेरणा मिलने लगी, तो फिर हमने संस्थागत रूप से 4-5 बच्चियाँ और ले ली महिला बाल विकास, अडॉप्ट कर ली। तो अडॉप्ट कर ली, तो वो अब दीदी देखभाल गए। तो फिर बच्चियों का कैसे लालन पालन होगा, कैसे हम बच्चियों को देखभाल करेंगे। देखिए लाके आपने घर में रख लिया, ये तो वहाँ भी हो रहा है, सच सही, तो आपने कुछ अलग नहीं किया। मगर बच्चियाँ अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती है, इच्छाएं तो उनकी भी हैं, ठीक है। फिर समाज क्या है, कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को काबिल बनाना है, ये सब भी उनको सिखाना है। तो उसके लिए उनके कंप्यूटर कोचिंग लगाना,
सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाना, भाई नहीं सीखना तो खाना बनाना सीखो, कल शादी वादी होगी तो अच्छा खाना आना चाहिए, जिससे अपने घर के लाड प्यार में उसमें पलो। तो बहुत सारी चीज़ें वो ट्रेनिंग देना चालू हुई। तो दीदी इस चीज़ को देखती हैं, करती हैं, और आज 10 बच्चियों की कम से कम शादी करा चुके हैं। 10 बच्चियों की शादी, 2-3 बच्चियों की फैमिली में वापसी भी हो गई है, मतलब परिवार ने भी उन्हें दोबारा से एक्सेप्ट किया या मिल गए हैं तो वो एक्सेप्ट किया है ना। बाकी 6 बच्चियाँ अभी रह रही हैं जो कि सीख रही हैं, कोई खाना, कोई कंप्यूटर, कोई कोचिंग, कोई कुछ, जैसी जिसकी इच्छा है। तो बिल्कुल ऐसे कि जैसे हमारी बहनें हैं, उनकी बेटियाँ हैं, दीदी के 2 बेटे हैं, एक बेटे कनाडा में हैं, इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद जॉब कर रहे हैं, और दूसरा भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। भैया ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, सबका सहयोग है, भाई के रूप में हम सब हैं, पूरा एक स्वर्ग सदन परिवार के रूप में संचालित है। तो दीदी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस पूरे काम में। इसको मतलब स्वर्ग सदन को घर बनाने में जैसे माँ की भूमिका होती है, बहन की भूमिका होती है, ये भूमिका होती है, तो ये भूमिका दीदी किसके साथ। सर जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि जो मतलब अभी के लोगों से इंटर्नशिप और मतलब सर्टिफिकेट्स के लिए आप क्या होता है, तो आप अभी एक स्टोरी बता रहे थे एक्सपीरियंस की, तो आप वो बता पाओगे, आप बता रहे थे उसका क्या? जी, देखिए क्या होता है कि आजकल डिग्री कॉलेज जितने भी हैं, तो डिग्री के लिए जैसे बैचलर डिग्री जो भी ले रहे हैं या कोई भी डिग्री हो, तो शायद मुझे लगता है कि 1-2 महीने का सोशल एक्सपीरियंस उसके अंदर जोड़ दिया है, डिग्री तभी कंप्लीट करनी है। तो तमाम कॉलेजेस के बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, तो मैं तो आपके माध्यम से ये आह्वान करूंगा कि आइए और स्वर्ग सदन में इंटर्नशिप कीजिए, है ना। इन लोगों को भी अच्छा लगेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, सेवा भाव जिसके मन के अंदर पैदा हो, जो डर है सेवा के प्रति वो खत्म हो और यहाँ आके सीखे। तो उसमें जब बच्चे आते थे तो मैं ये देखता था कि वो सिर्फ सर्टिफिकेट चाहते हैं कि हम आएंगे और हमें आप सर्टिफिकेट दे देना, बाकी सब ठीक है। तो हमने ये सोचा कि यार ये क्या मतलब है, सर्टिफिकेट बांटने से कुछ थोड़ा ना हो रहा है, हम लोग की स्वर्ग सदन का नाम हर घर में जाके चिपकाना थोड़ा ना है साहब। ये सेवा की जो भावना है वो उनके अंदर जाए और वो उसको समाज के अंदर रोपित कर सकें, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए और किसी असहाय व्यक्ति के लिए, तो कुछ मजा है। तो हमने सिर्फ वो जब आए तो हमने उनसे एक ही बात की, देखिए आपको यहाँ रेगुलर आना पड़ेगा, तो जो नहीं आ सकते वो किसी और जगह इंटर्नशिप कर लें। सही बात। तो जो एग्री नहीं थे वो चले गए, और जो एग्री थे वो लोग आए। तो हम लोगों ने उनके लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक सिलेबस सा बना दिया कि देखो आपको इन लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, आपके सामने इनको भोजन परोसना पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा अपने हाथों से, दूसरा आपको स्ट्रेचर चलाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। लड़के हैं उन्हें डायपर बदलना भी सीखना पड़ेगा, लड़कियों को भी सीखना पड़ेगा। चलो ये दूसरे लोग हैं तो हम इतना खुल के नहीं बताएंगे, पर फिर भी कैसे बांधा जाता है, ये जाता है, उस पर थोड़ा सा झिझक खत्म करनी पड़ेगी। उसके पीछे हमारा मोटिव ये था कि मान लीजिए आप, क्या नाम है आपका? दीक्षा है। दीक्षा की मम्मी ईश्वर ना करे बीमार हो, पर कभी बीमार पड़ गई और उन्हें 10 लगे हो बहुत, जो डायपर लगाने की नौबत आ गई, तो दीक्षा को किसी और हैंड की जरूरत ना हो, दीक्षा खुद अपनी मम्मी के, अपने पापा के, अपने भाई के डायपर लगा रहे। इनके आंखों में, इनके दिमाग में वो शर्म इनके विचारों में बिल्कुल ना हो। इनके दिमाग में ये हो कि मम्मी को इस समय इस चीज़ की जरूरत है और मुझे ये चीज़ करनी है, मेरे भाई को जरूरत है, मुझे करनी है। पुरुष है महिला, ये इनके दिमाग में ना, इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सेवा हो। तो मतलब है लड़का है वो अपने पिताजी को स्ट्रेचर पे एक पलंग से उठा के दूसरे वार्ड में नहीं ले जा पा रहा, उसको चलाना नहीं आता, तो आना चाहिए ना। सही बात है। देखो जब कोई परिवार में बीमार होता है, आप खुद भी बीमार होते हैं, मैं भी बीमार होता हूँ, तो सबसे पहले ध्यान मेरे अपने परिवार की तरफ जाता है। अरे मम्मी 1 घंटा से देख रहा हूँ, तुम तो मेरी तरफ आ भी नहीं रही, पानी मांगना है मम्मी से, बहनों से, अपने से, आप किसी दूसरे का फायदा, आपकी इच्छा होती है कि मेरे परिवार का कोई मेरे साथ है। अब मान लीजिए कि उस समय पर जब पिताजी को लेके जाना है, बेड पे लेटाना है, कोई और काम कर रहा है, इस काम को आप खुद करिए ना, सही बात, कितना उनको भी अच्छा लगेगा, अटैचमेंट बढ़ेगा। सही बात। तो हमने चाहा कि भाई ये इन लोगों को ये चीज़ आए, तो हम वही इंटर्नशिप में उनको कराते हैं, है ना। तो एक तो झिझक दूर होती है, एक जो सेवा का जो डर होता है, अरे मैं कैसे उठा पाऊंगा, मेरे पापा इतने भारी है, बिल्कुल भी भारी नहीं है। जब आप हाथ लगाओ ना वो बहुत हल्के हो जाते हैं, उठते हैं। उनको आपसे ज़्यादा उनको चिंता होती है कि यार मेरा वजन कहीं मेरे बच्चे को ना, सही बात, वो ना परेशान, अपनी दुगनी इच्छा उससे उठते हैं, बहुत फूल जैसा हो जाता है। ये तो देखो भाव है, ये भाव है, इसमें कोई थ्योरी नहीं छुपी है, कोई प्रैक्टिकली नहीं है, ये भाव ऑटोमेटिक होती है सब चीज़ें, है ना। तो ये इस तरीके से ये चलता है। तो हमने उसमें इंटर्नशिप में ये चाहा कि ये लोग ये सब चीज़ें सीखें, जिससे कि समाज में उसको जाके करें, ये डर दूर। तो हम इंटर्नशिप में ये कराते हैं। मतलब सोचो इंटर्नशिप में कितनी अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है, तुमको इंटरेक्ट करने का पता पड़ रहा है कैसे करना है। जैसे मेरी एज के या मेरे जैसे और भी लोग हों जिनको मतलब बात नहीं कर पा रहे, जैसे आपने बोला वो एकदम सही बात है कि लोग पैसे दे देंगे, कपड़े दे देंगे, उनको खाने के लिए दे देंगे, पर बात कोई नहीं करता।
और वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगेगा, उनसे अगर बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, हो सकता है वो मिसिंग और आपके थ्रू ही कहीं से कांटेक्ट हो जाए, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। अब कई केस मान लीजिए अपन नागपुर, विदेशों की अपन बात करेंगे ना, हम तो ये कह रहे हैं कि ग्वालियर के पड़ाव से कोई लड़का खो गया, अब वो आपको बोले कि मंदिर पर मिला, रोक लिया, हाँ भैया कैसे बैठे हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ खाओगे, कहाँ से हो, पड़ाव से, कहाँ रहते हो, MLB कॉलोनी। अरे यार MLB कॉलोनी में आप ले आए तो 1 घंटे बाद वो अपना घर आ गया, आप नहीं मिलते तो वो कहाँ होता, पता नहीं कहाँ चला जाता, शहर बदल जाता, वो तो चला जा रहा है। अगर किसी बस में चढ़ जाएगा, बस वाले ने उससे टिकट मांगा, वो नहीं दे पाएगा तो मालनपुर में जाके उसको उतार देगा। ग्वालियर का बच्चा ग्वालियर में रह गया, मालनपुर पहुंच गया, मालनपुर से फिर जाना कहाँ जाएगा, मगर आपकी छोटी सी अलर्टनेस ने उसको वापस MLB कॉलोनी में अपने घर पहुंचा दिया 1-1.5 घंटे बाद। अगर आप थोड़े से बात कर लें, यही तो चाहिए, मतलब पैसे देना, खाना देना, ये टेम्पररी सोल्यूशन है। उसको उसकी मतलब जहाँ से वो आया है वहां तक अगर पहुंच गया तो आपने खुद ने कितना बड़ा काम कर दिया, ऊपर से अगले का जीवन बच गया पूरा। अब हम ये कहते हैं कि चलो अब घर नहीं, अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि मान लीजिए भैया उसने अपने बारे में नहीं बताया, घर नहीं, तो सुरक्षा है ना उसका घर। भैया आप क्या करोगे, भैया यहाँ एक लड़का ऐसे ऐसे मिला है, जरा देखो, हमारी टीम पहुंचेगी, या हम ये कहेंगे कि एक काम करो, ऑटो में बैठा के ले आओ यार, सही बात है, ले आओ, अपन फिर उसका घर ढूंढते, तो संशोधन आ गया, सुरक्षित हो गया। अब वो आगे अपने घर के लिए काउंसलिंग करेंगे, देखेंगे, नहीं बता पा रहा था भैया अपने परिवार की तरह अपन यहाँ रह रहा है, तो वो सड़क से एक सुरक्षित जगह पर आ गया, ये अपन ने कर लिया। तो ये सब झिझक का। आपने इतने सालों में इतने रेस्क्यू करे लोग, आपने 100 से ज़्यादा ही लोगों को रेस्क्यू करा है, तो कोई ऐसी स्टोरी हो जिसने मतलब इतना आपको अंदर से इलेक्ट्रिसिटी हिला के रख दिया कि आपने सोचा नहीं था, पर वो इंसान शायद इतना ज़्यादा ज़रूरतमंद था, तो ऐसी कोई स्टोरी है जिसने आपको काफ़ी चेंज करा, आपके अंदर कुछ भाव लाए हो? जी देखिए, एक स्टोरी नहीं है, ऐसी तमाम स्टोरी, हर स्टोरी ऐसी होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब अपनों से दूर होता है, अपने परिवार से दूर होता है, तो उसको बड़ा वो फील होता है कि मतलब मेरे लोग नहीं है मेरे साथ और मैं क्या ज़िंदगी जी रहा हूँ, भावना शून्य जो ज़िंदगी होती है। मगर ये जो रानू वाली जो स्टोरी है जी, एक तो इसने झकझोरा कि देखिए परिवार ने 17 साल के अंदर ये मान लिया कि ये व्यक्ति दुनिया में नहीं है, एक विश्वास हो गया, और 12 साल बाद इन्होंने उसकी तीरवी कर दी मिसिंग के बाद। उसके 5 साल बाद अब उन पर खबर जा रही है कि ये व्यक्ति जिंदा है, उन्होंने उस खबर पे कोई संशय नहीं किया। वो अगले दिन 1000 किलोमीटर की यात्रा करके 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपए खर्च करके यहाँ पर थे 15 लोग उसको लेने के लिए, उसको ले जाने के लिए। तो ये जो भाव है, जो एक लगाव है जो अपने परिजन के प्रति, अपने उसके प्रति, इसने मुझे झकझोरा है कि नहीं यार, अपन ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि लोगों के अंदर भाव नहीं है। वो भी मानसिक रोगी था और परिवार को इतना लगाव का अगले दिन आ गया, जबकि उसकी 13वीं कर चुके थे, मतलब 100% ये मान चुके थे कि आदमी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो उसको लेने के लिए आए। और यहाँ आके जो एक क्रिएट होता है माहौल देखने लायक, ठीक है। हम मिश्रा जी की जिंदगी देख रहे हैं, ये सब जिंदगी ऐसी है जो आपको अंदर से झकझोर हुई, जब इन पर आप विचार करो। एक तो नॉर्मल यार मिश्रा जी DSP सुन लिया, वो नहीं, जब आप इस व्यक्ति को एनालिसिस करोगे, PhD वाली मुद्रा जो रिसर्च होती है वो करोगे, तो आपके अंदर की आंतड़ियाँ हिल जाएंगी। जो इनकी वाइफ थी वो आज की डेट में जज है, इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, भैया पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, पापा पुलिस से DSP से रिटायर्ड हैं, बहन बीजिंग दूतावास में है, ठीक है, और भी सब कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कुछ है, आते हैं यहाँ लोग, ठीक है, और ये इन लोगों के बीच में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ है इनके साथ कि आज ये परिवार के पास नहीं जाना चाह रहे हैं? वो मना करते हैं, मैं परिवार के पास नहीं जाऊँगा, आप बात करेंगे। तो ऐसा तो कुछ हुआ जिंदगी में तो परिवार के पास नहीं जाना चाह रही, परिवार भी इनको लेना चाहता है, मगर उसको डर है कि यार ये आ जाएंगे फिर दोबारा ऐसे ही माहौल क्रिएट करेंगे, तो परिवार भी उस तरीके से दिल से एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। ऐसी बात नहीं, परिवार भी कहता है यार हम तो ले जाए, पर वो रहे तब ना। सही। तो ये जिंदगी है कि कब क्या आपके साथ कर दे, क्या चीज़ कर दे। तो ये कुछ स्टोरियाँ हैं, है ना। एक स्टोरी अंदर अपने रवि बैठे हैं जी, पैर बिल्कुल सड़ गया, कीड़े लग गए पैर में, एकदम सड़ गया, कीड़े लग गए, कुछ दिनों में वो डेथ हो जाती है उनकी, जिस तरह की कंडीशन थी। आज जब लाए, इलाज कराया, लेके आए, आज देखो कितने अच्छे से रह रहे हैं। अनुराग है हमारे यहाँ पर, है ना, उसके पापा मम्मी नहीं है, मामा मामी के पास रहते थे, लाए और यहाँ छोड़ के चले गए ग्वालियर में GH के अंदर, और बोला हमसे, उन्होंने हम रिपोर्ट किया, साहब अब छोड़ के चले गए। तो ये स्थितियाँ हैं जो
हिला के रख देती हैं अंदर से, पर चूंकि हमें तो ये करना ही है तो अब फर्क भी नहीं पड़ता। अब तो ठीक है, तुम हमारे हो और हमारे साथ रहो। कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे आपने किसी को रखा, फिर आपने कोशिश करी तो आप उनका परिवार मिल गया, पर फिर कि परिवार वालों ने सामने से इनकार कर दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए, आप ही संभालो, या हम नहीं संभाल सकते, ऐसा कुछ हुआ? एक प्यारा सा बच्चा है दीपक, तभी अंदर अब देखेंगे, छोटा सा बच्चा है दीपक, उसको रेलवे पुलिस ने हमारे पास भेजा था। वो रेलवे स्टेशन पर उनको मिला, यहाँ हम लेके आए तो उसके दोनों हाथों में यहाँ नंबर गुदे हुए हैं। अच्छा। अभी आप देखिए तो दोनों हाथों में यहाँ नंबर गुदे हुए हैं। हमने उन नंबरों पे कॉल किया, एक पापा का नंबर, एक मामा का नंबर है, एक जालंधर में रहते हैं, एक हिमाचल में रहते हैं। बात हुई, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, यानी आज 1 साल होने को आ गया, आज तक वो नहीं गए। पिता अपने बेटे को लेने नहीं आया, मामा अपने भांजे को लेने नहीं आया। बच्चा है वो तो, छोटा वो बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है जी। आप देखेंगे ना, आपको सूरत देखकर इधर लास्ट में सूरत जब आप गए थे तो वो बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, मगर नहीं आ रहे लेने के लिए। एक दादाजी है हमारे पास पटना से, पता नहीं बच्चों को जाने कहाँ से खबर मिल गई कि तुम्हारे पिताजी तो मर गए, तो रोज फोन कर रहे हैं, वही बात करा तुम्हारे पापा से, वही बात करो तुम्हारे पापा से, जबकि पिछले 1 साल से वो लेने के नहीं आ रहे। तो हम ये कह रहे बात क्यों करा, तुम्हारे लिए तो वो मर गए पहले से ही, कि नहीं आप वो बात करा दो, हम तो आवाज़ सुनवा दो। आवाज़ सुनवा दी हमने, क्योंकि बेटे हैं, चलो ठीक है, हमें क्या है, वो लेने के लिए नहीं आ रहे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, 4-5 कहानियाँ हमारे पास हैं लेने के लिए नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो रावत जी थे उनका परिवार बीवी और बेटा लेके आए, मेंटल हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के चले गए। फिर बाद में हमने पुलिस से भिजवाया, क्योंकि वो तो सारे लोग मानसिक रूप से फिट थे, बढ़िया थे। तो पुलिस से और वो जज से बात करके उनको भिजवाया। ऋतुराज चौहान जी का बड़ा सहयोग रहा इसमें लेडीजी, तो वो गए अपने घर वापस, आज अच्छे से रह भी रहे। जैसे आप कभी रेस्क्यू करने जाते होगे तो सामने वाला भी तो मना करता होगा, एक तो वो डर जाता हो कि आप कहाँ ले जा रहे हो, मना कर देता होगा, जवाब नहीं देता होगा, तो उससे कैसे डील करते हो आप? देखिए अभी एक नया केस हम लेके आए, और इससे पहले भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे उस आदमी के पास गए तो वो इनसिक्योर हो जाता है। उसको लगता है कि पता नहीं क्यों आ गए, मेरे साथ क्या करने वाले हैं, है ना। तो वो नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, दौड़ने लगता है, मारने लगता है, कई बार पत्थर मार दिया, कुछ भी मार दिया, गाली बक रहा है, अपने बचाव को सारे जतन करता है। तो हम ये देखते हैं कि नहीं यार अभी रहते, तो फिर हम शाम को जाएंगे, उसको कुछ खिलाएंगे, कल जाएंगे, फिर बातचीत करेंगे, खिलाएंगे, फिर कोई सही सा सुरक्षित सा मौका देखेंगे तो उसको ले आएंगे। कई बार हमने 4-5 दिन भी इंतजार किया है कि 4-5 दिन उसके सिर्फ पहुँच कर रहे हैं, ठीक है, लेके डर क्या रहता है कि मान लीजिए आपने किसी ऑन वे से उसको उठा रहे हैं और वो आपको देख के दौड़ने लगी, कोई गाड़ी आई टकरा, तो ट्रेजेडी हो गई है। तो ये चीज़ क्रिएट ना हो, तो वो कहीं एकांत में आए तो हम दोस्ती करते हैं। एक बार में आसानी से जो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम 2-4 दिन 8 दिन हम दोस्ती करते हैं उससे। भाई कैसे भी तो दोस्ती होगी, जब हम जाएंगे पहली बार वो हमें दुत्कार देगा, गाली बक देगा, पत्थर मार देगा, दूसरे दिन हमारी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, तीसरे दिन बात भी करेगा, 5वें दिन उसको और भी अच्छा लगेगा, 6वें दिन और भी अच्छा लगेगा, 10वें दिन बैठा लाएंगे। तो ये सब करते हैं, वो तो एक प्रोसेस है, वो तो एक प्रोसेस है, उसको अपना बनाने की एक प्रोसेस है, तो उसको फॉलो करते हैं। एक चीज़ और, जैसे कि आपने जैसे स्टार्ट करा तो मेरे को अच्छी चीज़ ये लगी कि आपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ये चीज़ें डालना चालू करी, ताकि लोगों को पता पड़ा कि ऐसे भी मदद कर सकते हैं और ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो उसका क्या सिनेरियो रहा, मतलब आपको कुछ मदद मिली या फिर आपको कुछ, मतलब कोई किसी ने चालू करा अपने उसमें आपको बताया? जी देखिए मैं आपको बताऊं, जी सबसे बड़ी मदद थी एक कोरोना के बीच में जो गैप आया था, 2nd राउंड और 1st राउंड के बीच में, तो फिटवेल टेलर वाले अग्रवाल जी हैं, अतुल अग्रवाल जी, वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ भोजन कराने आए थे। तो उसमें हुआ ये था कि उन्होंने जो फोटो लिया था भोजन कराने का, वो इस एंगल से लिया कि जो लड़का था, कैलाश नाम था उसका फोटो बिल्कुल साफ आया था, तो वो दीदी भोजन परोस रही थी, ऐसा फोटो आया था। उन्होंने वो अपनी मीडिया पे डाल दिया, फेसबुक मीडिया पे। मैं बता रहा हूँ कितना पावर है इस मीडिया में। धौलपुर में उनकी बॉल से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने देखा और उसको लगा कि यार ये लड़का हमारी गली का है, जो कि 2 साल पहले खो गया था। धौलपुर ये मुरैना से आगे है, तो उनको लगा कि लड़का हमारी गली का 2 साल पहले खो गया था। तो वो उसको लेके घर गए, उस लड़के को बोला कि देखना ये तुम्हारा बेटा ही है क्या, मनोज नाम था कुछ ऐसा। तो बोले हाँ, ये तो हमारा बेटा ही है। कि कहाँ है ये, कि जो ग्वालियर में ऐसे आश्रम में है। उन्होंने उस पर कमेंट किया कि भाई साहब ये आप यहाँ खाना खिलाने गए हो, ये जो लड़का दिख रहा है उस पर घेरा बना दिया, उन्होंने मार्क कर दिया, तो ये हमारी गली का लड़का है और 2 साल पहले मिसिंग हो गया था। उन्होंने मेरा नंबर दिया कि आप इनसे बात कर लीजिए, उस आश्रम को चलाते हैं।
उनका मेरे पास फ़ोन आया कि ये जो फोटो मैं भेज रहा हूँ आपको व्हाट्सएप पे, ये हमारी गली का लड़का 2 साल पहले खो गया था, आपको कहाँ मिला? तो हमने कि यहाँ 1.5 साल पहले करीब ही हमको सिटी सेंटर इलाके में घूमते हुए मिला था, तो पुलिस के भाई साहब ये, तो मैंने कहा फोटो भेजो, उन्होंने फोटो भेजा तो वही लड़का था। अगले दिन पूरा परिवार उसको लेके आया। तो सबसे बड़ी मदद तो मीडिया से ही है। देखिए कि ये हम आज दिल्ली, मुंबई, विदेश में जहाँ भी कोई आदमी बैठा है वो देखता है। एक बार हमारे पास कई कॉल आते हैं, जब यूट्यूब पे हम डालते हैं तो कई कॉल्स हमारे पास आते हैं, अरे ये तो हमारे ताऊ जैसा लग रहा है, हमारे उन जैसा लगता है। हम बोलते हैं पेपर फोटो भेजो, अभी देख लेते हैं मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। यस आइए लेके जाइए। गुवाहाटी का जो बच्चा था वो हमारे पवन ने वहाँ गुवाहाटी की कोई मीडिया का नंबर था वहाँ चलवा दिया, ठीक है। तो वहाँ से वो उनकी माँ ने पहचान लिया कि ये तो हमारा बेटा है। फिर कॉलिंग हुई, फिर उन्होंने फोटो भेजे, हमने फोटो भेजे, फिर काउंसलिंग कराई। ऐसा नहीं है कि इतने दूर से आदमी को ऐसे ही बुला लें।